आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपने आत्मनिर्भर की व्याख्या करनी है, उसको समझना है कि है क्या वो, तो ईरान की तरफ देखो। बयानों से आत्मनिर्भरता नहीं होती। यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू शो दैट यू आर केपेबल। हिंदुस्तान के चुनाव में बीजेपी तभी आत्मनिर्भर है जब उसके साथ इलेक्शन कमीशन हो। तो ये बड़ी दुख की बात है कि आत्मनिर्भर की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उस पर अमल करना, उसके लिए दूरदृष्टि चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए। आज राजनीति के गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी के सबसे बड़े नारे आत्मनिर्भर भारत पर करारा प्रहार किया है। सिब्बल साहब ने इसे आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ट्रंप पे निर्भर भारत करार दिया है। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ आत्मनिर्भरता का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत में हमारी आर्थिक और विदेशी नीतियां अब वॉशिंगटन से तय हो रही हैं। सिब्बल ने हालिया इंडो-यूएस ट्रेड डील का हवाला देते हुए कहा कि हमने अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदने का वादा कर लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हम आत्मनिर्भर की बातें सुनते रहे, लेकिन अब लग रहा है कि हम ट्रंप पे निर्भर हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल और बिहार में दोहरे मतदाता पंजीकरण से जुड़ी चुनावी धांधली का दावा किया है। सिब्बल की ये टिप्पणियां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाने के तुरंत बाद आई हैं। सिब्बल ने दोनों राज्यों में सूचीबद्ध 5 मतदाताओं के सबूत पेश करते हुए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा द्वारा अवैध रूप से अपना मतदाता आधार बढ़ाने के प्रयासों का हवाला दिया। इन दावों से उपजे विवाद ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा दिया है। सिब्बल अप्रैल और मई में होने वाले मतदान से पहले जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इतने सालों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का कि वो हमें बताएं कि कितने हद तक हम आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री जी कितने सालों से कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, किसी विशेष सेक्टर के आंकड़े नहीं हैं, डिफेंस के आंकड़े नहीं हैं, टेलीकॉम के आंकड़े नहीं हैं, टेक्नोलॉजी फ्यूजन के आंकड़े नहीं हैं, डिफेंस सिस्टम्स में किस तरह से हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमें कुछ सबक सीखने चाहिए, और अगर आपने आत्मनिर्भर की व्याख्या करनी है, उसको समझना है कि है क्या वो, तो ईरान की तरफ देखो। एक देश, 90 मिलियन का देश, और सबसे ताकतवर देश से मुकाबला कर रहा है। उनके पास B-52 बॉम्बर्स हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं, उनके पास नेवल फोर्स है, उनके पास क्या क्या नहीं है। और उनके पास इजराइल भी है, और इजराइल के पास अमेरिका भी है, और दोनों टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। और ईरान कह रहा है कि हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे, आप आइए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और वो मुकाबला कर रहा है। ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई बॉम्बर्स नहीं है, ईरान के पास कोई ऐसी और टेक्नोलॉजी नहीं है, बट ईरान के पास हिम्मत है, ईरान के पास तजुर्बा है। ईरान कितने सालों से इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ईरान को मालूम था कि किसी ना किसी दिन ईरान इराक के युद्ध के बाद उन पे हमला होगा। वो 20-25 सालों से इंतज़ार कर रहा है और तैयारी कर रहा है। इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। सालों साल आप तैयारी करो, आपको मालूम है कि दुश्मन कभी ना कभी आप पे हमला करेगा, और आप तैयार रहो। आपके पास वो एयरफोर्स भी ना हो, हथियार भी ना हो,
लेकिन आप सस्ती टेक्नोलॉजी के साथ तैयार रहो, ड्रोन्स बनाओ, सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड्स बनाओ और हिम्मत दिखाओ और चुनौती दो। इसका मायना है आत्मनिर्भरता। कुछ सीख लीजिए प्रधानमंत्री जी, बयानों से आत्मनिर्भरता नहीं होती। You have to act. You have to show that you are capable of responding to any attack by the enemy. I've been waiting for years to find out to what extent India is Atmanirbhar. And in the last 11 years, you're talking about it, but you've not shown us how India is Atmanirbhar. In what sense? In our defense capabilities, are we Atmanirbhar? In the telecom sector, in other sectors, are we Atmanirbhar? You've never told us. You've never given us any data. So we've been waiting for it. And suddenly I thought this morning that maybe we have a definition of Atmanirbhar. And all you have to do is to look at Iran. That is what Atmanirbharta means. They don't have B-52 bombers. They don't have the attack air force capability that other nations have. But they have courage. And they are prepared for this kind of war. Imagine the might of the United States, the mightiest defense force in the world, which has the capability of integrating systems, which is the capability of integrating hardware with software, which has used the might of the software giants in Silicon Valley to its advantage. And along with that, the technology that Israel possesses, that America possesses, two of the mightiest powers. Israel is a mighty power in that region. I don't call it a world mighty power, but in that region, these mighty powers are trying to decimate Iran. And Iran is prepared for it without the kind of technology and without the kind of air force power that these nations have, without the naval military power that these nations have. They're doing it because they are prepared for it. And they have been preparing for it for the last 20, 30 years. And they have shown today that you cannot decimate Iran even after you carry on killing our leaders. After 33 days, America is saying we'll send 50,000 troops. I don't know whether that will happen or not, but Iran says you send them, we are ready for them. They're attacking them with their satellite launch pads, with their drones. It's a game of arithmetic, not of power. You launch X number of drones that the interceptors cannot match. That's what Atmanirbharta is. What have you done in the last 11 years? You haven't even spoken to the people of India to tell us as to how Atmanirbhar you are. ये एक बड़ी दुखित कहानी है कि आप हमें बताते तक नहीं और फिर आप सबक भी नहीं सीखते। और हमारा तो देश को तो खतरा ज्यादा है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है और दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं। अमेरिका तो कई हजारों किलोमीटर दूर है, हजारों मील दूर है और इजराइल भी दूरी में है और जीसीसी कंट्री से उनको खतरा नहीं है। खतरा इजराइल और अमेरिका से। हमें तो हमारे पड़ोसी देश से कल खतरा आज है, कल है, परसों है, लेकिन आपने तैयारी की कि नहीं? जो हुआ पीछे वो उसके बारे में मैं नहीं आज जाऊंगा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन हम आग्रह करते हैं कि देश को आप संबोधित करो, बताइए कितने हद तक आप आत्मनिर्भर है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, आपको याद होगा कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
काफ़ी अरसे पहले, जिसमें मैंने आपको ये चित्र दिखाया था, जो मैंने कहा था कि हरियाणा से जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो हरियाणा से ट्रेन पे लोग भेजे जा रहे थे। और आपको याद होगा कि जो छठ थी वो 28 अक्टूबर को ख़त्म हो गई और उसके बाद 4 नवंबर को मेरा ख्याल चुनाव था और हरियाणा से ट्रेन भेजी जा रही थी और 4 ट्रेन ऐसी गई और मैंने उनको चुनौती दी कि आप बताइए कैसी ट्रेन आप भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा, ये रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा और वैष्णव साहब ने कहा कि ये तो छठ पूजा है। वैष्णव आई थिंक रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि ये छठ पूजा, और छठ पूजा तो 28 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी थी। तो जब उनको एहसास हुआ कि ये तो हम गलत कर रहे हैं, तो फिर रेलवे मिनिस्ट्री ने बयान दिया कि नहीं ऐसा है कि जब ज़्यादा रश हो जाता है तो हम ज़्यादा ट्रेनें चला देते हैं। तो फिर मैंने ये वीडियो दिखाया इसलिए दिखाया कि उस ट्रेन में जो लोग बैठे हुए थे, जो जा रहे थे बिहार, वो भी करनाल से और बाकी जगह से, तो वो कह रहे थे कि हमें तो बीजेपी ने भेजा और मुख्यमंत्री ने हमारा पैसा भरा है। अब मुख्यमंत्री ने भेजा और बीजेपी ने पैसा भरा। तो फिर रेलवे मिनिस्ट्री चुप हो गई। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने जांच की? नहीं की ना, करेगी भी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के चुनाव में बीजेपी तभी आत्मनिर्भर है जब उसके साथ इलेक्शन कमीशन हो। If you remember, way back, I think it was in November last year, when elections were taking place in Bihar, and Chhath Puja was over on the 28th, I showed this video to you, in which 4 trains were sent to Bihar from Karnal and other parts of Haryana. And I alleged that these trains were being sent for the purposes of voting in Bihar. And the Railway Ministry made a statement. In fact, I wanted the minister to make a statement, but the Railway Ministry made a statement that these are being sent for Chhath Puja. And I then mentioned that Chhath Puja was over on the 20th of October. And the elections were to take place only on November the 4th. So why was it being sent later? And then the Railway Ministry gave an explanation that no, this is because when there is a rush, we normally run these trains. Then I came back and I told them, but no, if you look at, and I released a video, and this is that video that I'm showing you, that look, these people are saying in the trains that they have been sent by the Chief Minister and that their journey is being paid for by the BJP. That's on video. Then the Railway Ministry kept quiet. So the point is that even in elections, they are only Atmanirbhar when this election commission is with them. Even otherwise, they are not Atmanirbhar. Now, a more serious thing. What's happening in West Bengal? Now, if you remember, we had made allegations to the effect that in Maharashtra, 40 lakh voters were added. Right? And 5 lakh voters in Delhi were added. And like this, several voters, by following Form C, 6 forms, were added. Now, and that these issues were raised by several political parties and leaders of political parties after the elections were over. But luckily in West Bengal, while the elections are not yet over, we have the instance of at least 5 people who are voters in Bihar. Bihar is a laboratory from where they send these people. So 5 people in Bihar who are registered both in Bihar and in West Bengal. Their names are Sulekha Kumari in the final voter list of Bihar for 2025 with EPIC card number BYD 4595792 is simultaneously enrolled in West Bengal with EPIC number ARZ 2693778. She is registered as a voter in Bihar, AC 115, Part 214, and West Bengal in AC 276, Part 254.
She is voting in both states. Yes, Bihar and Bengal. Ramesh, another case too is Ramesh and his son Umesh. And I've given photographs and all this. You can take it from me later. I don't want to waste your time. Then there is Sham Bahadur Yadav, listed in Bihar in 26 voter list with epic number so-and-so, and registered in West Bengal with epic number so-and-so. And there is Kumud Singh and Dolly Devi. Right? तो ये साफ जाहिर है कि बिहार से ही सब कुछ होता है. बिहार में हरियाणा से वोटर जाते हैं, बिहार से ही बाकी प्रदेशों में. बिहार तो नजदीक है ना, हाँ, तो ज्यादा दूरी नहीं है ना, तो वहां से ये तो 5 पकड़े गए चुनाव से पहले. कितने लोग ऐसे हों? तो हजारों की तादाद में फॉर्म 6 तो फाइल हो ही रहे हैं. तो ये आप देख लीजिएगा, इसका आप ले भी लीजिएगा. ये सब आंकड़े यहाँ हैं और उनके मैंने कलर्ड फोटोग्राफ भी, ये सुलेखा देवी की कलर्ड फोटोग्राफ भी है ये. ठीक है, तो मतलब ये है कि the BJP is also not Atmanirbhar in elections. It is only Atmanirbhar when election commission is supporting. तो आत्मनिर्भर तो है नहीं. इसीलिए तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं पूरे 15 के 15 दिन मैं पश्चिम बंगाल में बिताऊंगा. That's why the home minister is saying I'll spend 15 days, because they are not Atmanirbhar. Because on their own they cannot win. They have to get the assistance of these people. अपने बल पे तो कभी जीत ही नहीं सकते वो, तो उनको सहायता लेनी पड़ती है. हाँ, और किसकी सहायता लेनी पड़ती है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है, और सरकार भी जानती है, लेकिन बोलते नहीं. और सीईसी का तो पूरा साथ है, और कोई वो चर्चा नहीं होगी कि किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों के घरों में वोटर रजिस्टर्ड हैं. घर छोटे हैं लेकिन वोटर ज्यादा हैं. 2 कमरे के घर में सैकड़ों वोटर रजिस्टर. ये हरियाणा में भी हुआ, ये हर जगह होता है, हर जगह होता है और हर जगह होगा, क्योंकि तभी बीजेपी आत्मनिर्भर रहेगी. तो ये बड़ी दुख की बात है कि आत्मनिर्भर की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उस पर अमल करना, उसके लिए दूरदृष्टि चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए सच्चाई चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.